के फाइनल तक लेकर आई। जीतने की जिस जिद ने विनेश फोगाट को संघर्ष का सितारा बना दिया, और वो सितारा एक ही रात में आखिरकार कैसे गर्दिश में चला गया, ये समझने के लिए आज ओलंपियन विनेश फोगाट के साथ गुजरे कुछ घंटे ही काफी हैं। वे कुछ घंटे जिनकी वजह से आज पूरा देश निराशा के गर्त में डूबा है। एक चैंपियन बेटी जिसने देश की उम्मीदों को ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचने के लिए सालों तक हजारों किलो वजन उठाया, लेकिन आज उनके शरीर का सिर्फ 100 ग्राम वजन ही उनकी जिंदगी और पूरे देश के लिए सबसे भारी वजन साबित हुआ। महज 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से भारत की पहलवान बेटी को गोल्डन मुकाबले से बाहर होना पड़ा है। ये खबर हर हिंदुस्तानी के लिए हैरान करने वाली है। विनेश के डिस्क्वालीफाई होने की खबर आते ही लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया आने लगी। लोग कहने लगे कि 100 ग्राम वजन क्या होता है, ये तो आसानी से कम किया जा सकता था। किसी ने कहा कि ये विनेश के कोच की लापरवाही है, तो किसी ने विनेश की टीम के डॉक्टर को दोषी ठहराया। वहीं किसी ने विनेश फोगाट पर ही लापरवाही का आरोप लगा दिया। लेकिन असल सच्चाई क्या है और 100 ग्राम से हार की इनसाइड स्टोरी क्या है, वो हम आपको बताते हैं। पूरी इनसाइड स्टोरी जानने के बाद आपको भी विनेश फोगाट पर फक्र होगा। यूं तो विनेश फोगाट का सामान्य वजन 57 केजी है। इस बार 50 केजी वेट कैटेगरी में आने के लिए विनेश ने बहुत मेहनत की। कल सुबह मुकाबला शुरू होने से पहले विनेश का वजन 49.9 केजी था, यानी वो मुकाबले के लिए फिट थी। लेकिन कल रात में तीसरा मुकाबला जीतने के बाद उनका वजन 52.7 केजी हो गया। कल 3 मुकाबले खेलने के लिए विनेश ने बहुत हल्का भोजन लिया था। देर रात तीसरे मुकाबले के बाद विनेश का वजन बढ़कर 53 केजी हो गया। इसके बाद विनेश फोगाट अपना वजन घटाने में फौरन जुट गई। कल रात भर विनेश ने पानी की एक घूंट तक नहीं ली और न ही भोजन का एक निवाला लिया। पूरी रात विनेश जागती रहीं और वजन घटाने में जुटी रहीं। विनेश ने रात में कई बार स्टीम बाथ लिया। सभी कोशिशों के बाद भी आज सुबह उनका फाइनल वजन 50.1 केजी था, यानी अभी भी विनेश का वजन तय वेट कैटेगरी से 100 ग्राम ज्यादा था। अब विनेश के पास वजन घटाने का वक्त ही नहीं बचा था। आखिरकार विनेश के लिए 50 केजी वजन बरकरार रखना नामुमकिन हो गया। पेरिस टाइम के हिसाब से आज सुबह 7:15 से 7:30 बजे के बीच उनका वजन मापा गया। विनेश का वजन 50.1 केजी पाया गया, जिसके बाद उन्हें गोल्डन मुकाबले के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया। आईओसी के नियमों के मुताबिक वजन के समय वेट कैटेगरी से ज्यादा वजन वाला कोई भी पहलवान अंतिम स्टैंडिंग की सूची में सबसे नीचे चला जाता है। आईओए यानी भारतीय ओलंपिक संघ ने भी बयान जारी कर कहा कि रात भर टीम ने पुरजोर कोशिश की, फिर भी आज सुबह 50 केजी वेट कैटेगरी में विनेश फोगाट का वजन 50 केजी से कुछ ग्राम ज्यादा पाया गया, जो उन्हें मुकाबले से बाहर करने का कारण बना। वहीं विनेश फोगाट के 100 ग्राम ज्यादा वजन पर इंडियन टीम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनशा पौडीवाला ने कहा कि कभी कभी मुकाबले के बाद वजन बढ़ जाता है। वैसे विनेश फोगाट दिन भर में केवल 1.5 किलोग्राम भोजन लेती हैं। विनेश का वजन ज्यादा पाए जाने पर पूरी रात कोशिशों के बाद भी जब उनका वजन कुछ ग्राम ज्यादा रह गया तो उनके बाल भी छोटे किए गए और कपड़े भी छोटे किए गए। लेकिन हर कोशिश के बाद भी विनेश फोगाट का वजन 50 केजी के दायरे में नहीं लाया जा सका। He felt confident that this would be achieved and over the night we went ahead with the weight cut procedure. However, in the morning we found that despite all of our efforts, her weight was 100 grams over her 50 kilogram weight category and hence she was disqualified. We had tried all possible drastic measures throughout the night, including cutting off her hair, shortening her clothes, and despite all of this, we could not make that 50 kg weight category. कल रात में विनेश फोगाट का वजन उनकी तय वेट कैटेगरी से 2.7 केजी ज्यादा था, जिसे घटाने के लिए विनेश फोगाट के साथ उनकी पूरी टीम ने पूरी रात मेहनत की और सुबह आखिरी मिनट तक कोशिशों के बाद
2.6 केजी वजन कम भी कर लिया, लेकिन 100 ग्राम ज्यादा वजन विनेश फोगाट के गोल्डन गर्ल बनने की राह में अटल रोड़ा बन गया। और चलिए अब बात करेंगे वक्फ बोर्ड की, जिसमें बड़ा बदलाव करने के लिए मोदी सरकार कल संसद में बिल लेकर के आ रही है। लोकसभा में कल सुबह 11 बजे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू बिल पेश करेंगे। वहीं नए बिल के आने से पहले ही इस पर विवाद भी शुरू हो गया और साथ ही राजनीतिक दलों की भी खेमेबंदी तेज हो गई है। जो संबंधित पक्ष हैं उनसे बात करें, तभी तो आगे बढ़ेंगे। दुनिया के 50 देशों की जितनी जमीन है उतना जमीन भारत में वक्फ बोर्ड के पास है। ये लोग सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। ये भी एक परंपरा ठीक नहीं है। बड़े बड़े 20 लैंड भूखंड दे दिए जा रहे हैं, ये भी घोटाला है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों पर क्या कानूनी बुलडोजर चलाने वाली है? देश की राजनीति में ये सवाल साइक्लोन बनकर इसलिए खड़ा हुआ है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों पर कैंची चलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार बोर्ड के अधिकारों में 40 संशोधन करने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में करीब 40 संशोधन कर सकती है और इसके लिए विधेयक को 2 अगस्त यानी शुक्रवार को ही मंजूरी दी जा चुकी है। विधेयक में वक्फ बोर्ड को बेहिसाब ताकत देने वाली कुछ धाराएं निरस्त की जा सकती हैं। इसमें सबसे बड़ी कटौती उस अधिकार में होगी जो वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को अपना बताने का अधिकार देता है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन से पहले सरकार ने कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों और वक्फ बोर्ड के सदस्यों से भी बात की है। इस बिल को लेकर अभी तक सरकार ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि पारदर्शी व्यवस्था के लिए इस बिल का आना जरूरी है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। अगर आप एरिया वाइज देखिए तो भारत में दुनिया में 50 ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल भारत के वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है उससे कम है। ये बहुत ही खतरनाक है। ये पहली बात तो पूरी तरीके से भेदभाव करता है। जब भारत में हमने सेकुलर शब्द जोड़ दिया तो ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है, ये राइट टू जस्टिस के खिलाफ है, 1 नेशन 1 लॉ का जो कॉन्सेप्ट है उसके बिल्कुल खिलाफ है। संविधान का मतलब होता है समविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो। वक्फ बोर्ड जैसा विधान और किसी के लिए नहीं है, इसलिए इसको पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए। ये जो है इसमें सबसे अधिक जो पीड़ित है वो गरीब मुसलमान है, क्योंकि इसमें प्रभावशाली लोग हैं। ये एक्ट आएगा तो उसका सत्यापन होगा, सत्यापन होने के बाद ही आप उसको ले सकेंगे। अभी वक्त में इतने घपले हैं, माफियागिरी है, वो समाप्त होगी। वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर कटौती की खबर से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से लेकर विपक्षी पार्टियों में जबरदस्त खलबली है। मुस्लिम बोर्ड कह चुका है कि ये मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कह चुके हैं कि केंद्र सरकार RSS के एजेंडे पर चल रही है और सरकार की नजर मस्जिदों और दरगाहों की जमीन पर है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों ने भी कहा है कि ये मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, RSS का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही। बदलाव के पीछे जो मंशा है, जो जाहिर की गई है, वो ये है कि हम वक्फ प्रॉपर्टीज़ का वेरिफिकेशन करेंगे। कोई वक्फ बोर्ड के कहने से कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है मान नहीं लिया जाएगा। देखिए, असल में ये वक्फ जो होता है ज़मीन किसी भी काम के लिए, चाहे वो रिलीजियस पर्पस के लिए हो या चैरिटी के लिए हो, वो कोई आदमी करता है, कोई फ़र्द करता है, कोई ख़ानदान करता है। देखिए, जिस तरह का सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और जिस तरह की इनकी कार्य प्रणाली रही, सबको इनके हर हरकतों से सबको संदेह होता है। इसलिए सरकार को पहली बात इस बात को सदन के अंदर ही कहनी चाहिए। बाहर मंत्री लोग बोलते हैं, ये भी एक परंपरा ठीक नहीं है। जब बिल आ जाएगा विस्तार से तो हम इस पर चर्चा करेंगे।
वक्फ बोर्ड की मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर ये भी है कि संशोधन की लिस्ट में ऐसा संशोधन भी है जिसमें वक्फ बोर्ड के खिलाफ पुराने विवादों की फिर से सुनवाई का रास्ता भी खुल सकता है। वक्फ बोर्ड पर आरोप है कि पिछली सरकारों में मिली असीमित शक्तियों की वजह से वक्फ बोर्ड ने कानून के खिलाफ मंदिर, गुरुद्वारों की जमीन पर कब्जा किया। आम आदमियों की जमीन से लेकर गाँव की जमीन पर भी वक्फ संपत्ति का बोर्ड लगा दिया। वक्फ की ऐसी ही मनमानियों पर सरकार संशोधन वाला ब्रेक लगाने जा रही है। क्या कुछ लोग भारत में बांग्लादेश का रिपीट टेलीकास्ट देखना चाहते हैं? क्या दंगाइयों को क्रांतिकारी बताने वाले लोग भारत में भी हिंसा की ऐसी तस्वीरें देखना चाहते हैं? ये सवाल सोशल मीडिया पर वायरल कुछ बयानों को लेकर के हैं। रिपोर्ट देखिए। आरक्षण आंदोलन के नाम पर बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। छात्र आंदोलन के नाम पर बांग्लादेश में लोकतंत्र की लिंचिंग हो गई। जमहूरियत बचाने के नाम पर बांग्लादेश में मौलिक अधिकारों की हत्या हो गई। अगस्त को बांग्लादेश में जो हुआ वो क्या था? लोकतांत्रिक तरीके से एक चुनी हुई सरकार गिरा दी गई और उसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई का नाम दिया गया। राजधानी ढाका समेत समूचा बांग्लादेश जल उठा और उसे आंदोलन की आग का नाम दिया गया। राजधानी ढाका पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। दर्जन भर से ज्यादा पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। सेना के जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया और उसे सरकार के खिलाफ आक्रोश का नाम दिया गया। आंदोलन के नाम पर बांग्लादेश में हुए दंगों में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सत्ताधारी पार्टी अवामी लीग के 20 नेताओं की हत्या की जा चुकी है। अवामी लीग के नेताओं के परिजनों को भी मौत के घाट उतारा गया। 39 जिलों में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। 200 से 300 हिंदू घरों और दुकानों को आग के हवाले किया गया। मंदिरों को जला दिया गया, तोड़फोड़ की गई। बांग्लादेश में विपक्षी पार्टी बीएनपी के किसी भी नेता ने प्रदर्शनकारियों की करतूत को दंगा कहने का साहस नहीं किया। सेना ने भी प्रदर्शनकारियों की हिंसा और उपद्रव को दंगा कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। न्यायपालिका ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, मुंह पर ताला लगा लिया। शायद इसीलिए प्रदर्शनकारियों को बेलगाम होने की शह मिली और उन्होंने ढाका मार्च के नाम पर प्रधानमंत्री आवास तक को लूट लिया। सवाल है कि क्या आंदोलन में हत्याएं की जाती हैं, सरेआम टारगेट किलिंग की जाती है, अल्पसंख्यकों की मॉब लिंचिंग की जाती है, सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है? सत्ताधारी दल के नेताओं की लिंचिंग भला आंदोलन कैसे हो सकता है? तो क्या बांग्लादेश में 5 अगस्त को जो हुआ वो आंदोलन नहीं, सुनियोजित दंगा था? आतंक फैलाने की पूर्व नियोजित साजिश थी जिसने न सिर्फ बांग्लादेश को अराजकता की तरफ ढकेल दिया है बल्कि बांग्लादेश की संस्कृति का भी नामो निशान मिटाने की कोशिश की है। इसका सबूत बांग्लादेश के फेमस सिंगर राहुल आनंद का 140 साल पुराना वो घर था जिसे जीवंत सांस्कृतिक केंद्र कहा जाता था। राहुल का घर ढाका के धान मंडी में था। उनके घर में रखे 3000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जला दिए गए। इनमें से ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट को राहुल आनंद ने खुद तैयार किया था। पिछले साल फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी उनके घर आए थे। बांग्लादेश में हुए दंगे में प्रदर्शनकारियों के निशाने पर 2 वर्ग खास तौर पर रहे। पहला, अवामी लीग का छोटा से बड़ा हर नेता और कार्यकर्ता। दूसरा, अल्पसंख्यक हिंदू आबादी और उनके पवित्र मंदिर। बाघरपारा में 22 हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ और लूट हुई। हिंदू आबादी पर टारगेटेड हमले किए गए।
और हिंदू बेटियों को अगवा किया गया। लक्ष्मीपुर में एक हिंदू की दुकान को कट्टरपंथियों ने आग के हवाले कर दिया। सिलहट जिले में हिंदुओं के घरों को आग लगा दी गई। आनंद फानन में लोगों ने घरों से निकलकर जान बचाई। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के बांग्लादेश चैप्टर के मुताबिक हिंदू राजनेताओं को ढूंढ कर मारा गया। रंगपुर में 2 हिंदू काउंसलर की हत्या की गई। शेरपुर में श्री बर्दी उप जिला यूथ काउंसिल के अध्यक्ष के घर पर हमला किया गया। ताला में उप जिला चेयरमैन सनत कुमार घोष के घर को लूटा गया। हबीगंज में एकता परिषद के अध्यक्ष असित बरन दास की दुकान लूट ली गई। खुलना में कई हिंदू नेताओं के घरों पर हमले किए गए। इसके बाद भी बांग्लादेश से लेकर भारत तक इसे आंदोलन का नाम दिया जा रहा है। भारत में इसके रिपीट टेलीकास्ट की बात कही जा रही है। और चलिए अब बात करते हैं बारिश की, क्योंकि पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश की वजह से कोहराम मचा हुआ है। पहाड़ों पर बादल फटने की घटनाओं के बाद हालात बेहद ही खराब हैं। वहीं मैदानों की अगर बात करें तो बाढ़ लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। राजस्थान, गुजरात के अलावा देश के कई हिस्सों में आसमानी आफत बरस रही है। कुदरत का कहर पहाड़ से लेकर मैदान तक दिखाई दे रहा है। पहाड़ों पर बादल फटने की घटनाओं के बाद से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड में कई जगह पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरने से सड़कें तबाह हो गई हैं। वहीं राजस्थान में नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से घर से लेकर दुकानें तक पानी में डूब गई हैं। राजस्थान के कोटा चित्तौड़गढ़ हाईवे से ये खौफनाक वीडियो सामने आया है, जहां झरने में नहाते वक्त एक लड़का पानी के तेज बहाव में बह गया। लड़के ने कुछ देर तक वहां लगी लोहे की जंजीरों को पकड़ा और खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन बहाव के तेज होने की वजह से उसका हाथ जंजीरों से छूट गया और वो पानी में बह गया। राजस्थान के कई जिलों में लगातार बारिश ने हालात मुश्किल बना दिए हैं। पाली की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। रिहायशी इलाकों में 4 फीट तक पानी भर गया है। क्या घर क्या दुकान सब पानी में समा गए हैं। लोग घरों में ही कैद होने को मजबूर हो गए हैं। टोंक में भारी बारिश के बाद उफान पर बह रहे नाले में एक बाइक सवार गिर गया। गनीमत ये रही कि उसकी जान बच गई। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसको बाहर निकाला। जोधपुर फलौदी हाईवे पर नदी का बहाव ज्यादा होने से पानी सड़क पर आ गया। 15 से ज्यादा बाइक पानी में बह गईं। जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या भी देखी जा रही है, जिससे निचले इलाकों में घरों में पानी भर गया है। जलस्तर बढ़ने की वजह से कुछ मकान ढह भी गए हैं। गुजरात के डांग में भारी बारिश के बाद गिरा 2 झरने में पानी काफी बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से झरने के पास न जाने की अपील की है। औरंगाबाद के बारून और दाऊदनगर में पानी ने बर्बादी मचाना शुरू कर दिया है। लगातार बारिश के बाद किसानों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रशासन ने नाव भेजकर किसानों को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रयागराज में बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह में गंगा और यमुना नदियों के पानी ने घुसपैठ कर दी है। गर्भगृह में पानी आने के बाद विधि विधान से मंदिर में पूजा अर्चना और आरती की गई। मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया, जिसके बाद रेलवे विभाग को पानी निकालने के लिए 2 पंप की मदद लेनी पड़ी। वहीं पानी भरा होने की वजह से कई ट्रेनों की रफ्तार भी थम गई। उत्तराखंड में भी कई जगह पर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरने से सड़कें तबाह हो गई हैं। केरल में भी भारी बारिश के बाद बुरा हाल है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पहाड़ी से लगातार भारी पत्थरों का गिरना मुसीबत का सबब बना हुआ है। कई जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारतीय वायुसेना जल्द ही अपने रक्षा बेड़े को और मजबूती देने जा रही है। इंडियन एयरफोर्स में आने वाले इस क्रांतिकारी बदलाव की पूरी कहानी क्या है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं।
क्रांतिकारी बदलाव की ओर भारतीय वायुसेना, दुश्मन के खिलाफ नए चक्रव्यूह की तैयारी। वायुसेना को जल्द मिलेंगी 200 स्वदेशी मिसाइल। ये नए भारत की नई वायुसेना है जो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए दिन ब दिन खुद को और मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में MK-1 मिसाइल के लिए भारतीय वायुसेना ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL को मंजूरी दे दी है, जिसके चलते अब जल्द ही इंडियन एयरफोर्स के रक्षा बेड़े में 200 अस्त्र मिसाइलें शामिल हो जाएंगी। ये मिसाइल हवा से ही दुश्मन को मार गिराने में सक्षम है। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में DRDO की बड़ी भूमिका है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 2900 करोड़ रुपए से ज्यादा की इस परियोजना को 2022 से 2023 में मंजूरी दी थी। सभी परीक्षण और विकास कार्य पूरा होने के बाद अब इन मिसाइलों के प्रोडक्शन को भी मंजूरी दे दी गई है। अस्त्र मिसाइल को रूसी मूल के सुखोई 30 और स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान दोनों पर तैनात किया जाएगा। भारतीय वायुसेना मिसाइलों के लिए कई स्वदेशी परियोजनाओं में मदद कर रही है। ऐसी 3 से 4 परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं। इनमें हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें भी शामिल हैं। और फिलहाल इसी के साथ बुलेटिन में अभी इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।